दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा यह टकराव अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो गई हैं। अप्रैल 2026 का दूसरा हफ्ता चल रहा है और पिछले 2 हफ्तों से जैसे तैसे टिके सीज फायर के टूटने के संकेत साफ दिखाई देने लगे हैं। पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता बेनतीजा खत्म हो चुकी है और अब मिडिल ईस्ट के समंदर में तनाव इतना बढ़ गया है कि हर गुजरते घंटे के साथ खतरा और गहरा होता जा रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास हालात बेहद विस्फोटक हैं और इसी बीच भारत के कई अहम व्यापारिक जहाज उस इलाके में फंस गए जहां से सुरक्षित निकलना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन ठीक इसी नाजुक मोड़ पर भारत ने यूएई के साथ मिलकर ऐसी रणनीतिक चाल चली है जिसने ईरान और अमेरिका दोनों के पूरे समीकरण को हिला दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट वही समुद्री नस है जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते पर दबाव बनाकर यह दिखाने की कोशिश की कि पूरे क्षेत्र की सांसें उसके हाथ में है। अमेरिका ने अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाई तो जवाब में ईरान ने घेराबंदी को और सख्त कर दिया। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए और गंभीर थी क्योंकि हमारे तेल और व्यापारिक जहाज इसी समुद्री रास्ते में फंसे हुए थे। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ बयानबाजी या अपील का रास्ता नहीं चुना। भारत ने यूएई के साथ मिलकर जमीन पर ऐसा विकल्प तैयार करना शुरू किया जिसने पूरे संकट की दिशा बदल दी। इसी बीच पाकिस्तान को लगा कि वह यूएई के साथ अपनी नज़दीकी दिखाकर भारत की रणनीति को कमज़ोर कर देगा। उसने खुद को एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार की तरह पेश करने की कोशिश की, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी दोहरी चाल धीरे धीरे सामने आने लगी। एक तरफ वह यूएई को सुरक्षा का भरोसा दे रहा था, दूसरी तरफ ईरान के साथ बैक चैनल संपर्क बनाए हुए था। जब अबू धाबी को इस दोहरे खेल की भनक लगी तो उसने बिना देर किए अपना भरोसा भारत की तरफ मोड़ दिया। यहीं से पूरी कहानी ने सबसे बड़ा टर्न लिया। यूएई के वरिष्ठ मंत्री शेख शकूद और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच अबू धाबी में हुई अहम बैठक ने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक नया अध्याय खोल दिया। इस मुलाकात में केवल मौजूदा संकट की चर्चा नहीं हुई, बल्कि तेल सप्लाई, पोर्ट सुरक्षा, वैकल्पिक लॉजिस्टिक रूट और एनर्जी रिजर्व तक पर विस्तृत रणनीति बनाई गई। यही वह बिंदु था जहां भारत ने यह साफ कर दिया कि वह अब केवल पुराने समुद्री रास्तों पर निर्भर नहीं रहेगा। हॉर्मुज़ की नाकाबंदी अगर कुछ और दिन खिंचती तो ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें विस्फोटक स्तर तक पहुंच सकती थीं। पूरी दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका के बीच शक्ति प्रदर्शन पर थीं। लेकिन भारत ने इस बीच यूएई के साथ मिलकर सप्लाई का बैकअप नेटवर्क सक्रिय करना शुरू कर दिया। यूएई के पोर्ट्स, स्टोरेज फैसिलिटी और शिपमेंट कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए भारत ने तेल की वैकल्पिक आवाजाही का ऐसा मॉडल तैयार किया जिससे बाजार में घबराहट कम होने लगी। पाकिस्तान यह सब सिर्फ देखता रह गया। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब यूएई का पाकिस्तान से भरोसा लगभग खत्म हो गया। सालों से पाकिस्तान खुद को खाड़ी देशों का करीबी बताता रहा, लेकिन जब असली संकट सामने आया तो वह किसी ठोस मदद के साथ खड़ा नहीं हो पाया। इसके उलट भारत ने बिना किसी शोर शराबे के यूएई को पोर्ट सिक्योरिटी, डिजिटल लॉजिस्टिक ट्रैकिंग और एनर्जी रूट मॉनिटरिंग जैसी तकनीकी मदद देनी शुरू कर दी। यही वजह है कि अब यूएई के अंदर भारत को सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद रणनीतिक दोस्त के रूप में देखा जा रहा है। भारत के जो जहाज हॉर्मुज़ में फंसे थे उन्हें लेकर ईरान को लग रहा था कि वह भारत पर दबाव बना लेगा, लेकिन भारत ने सीधे टकराव की बजाय यूएई के जरिए ऐसा कूटनीतिक संदेश भेजा जिसने तेहरान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यूएई की तरफ से साफ संकेत दिया गया कि हॉर्मुज़ किसी एक देश की निजी संपत्ति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और यहाँ किसी भी तरह की एक तरफा रोक पूरे क्षेत्रीय व्यापार को नुकसान पहुँचाएगी। भारत के समर्थन के बाद यूएई का यह रुख और मजबूत दिखाई दिया। आज हालात ये हैं कि तनाव के बावजूद भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर तात्कालिक संकट का खतरा काफ़ी हद तक कम हो गया है। भारत और यूएई के बीच बनी नई रणनीतिक डील के तहत रिजर्व स्टोरेज और वैकल्पिक शिपमेंट रूट्स के जरिए सप्लाई बनाए रखने की व्यवस्था तैयार की गई है। पाकिस्तान की गलत चालों ने भारत के लिए वही दरवाजे खोल दिए जिनकी उसे लंबे समय से ज़रूरत थी। भारत ने इस पूरे संकट में अपनी न्यूट्रल विदेश नीति को एक नई ताकत में बदल दिया है। हमने किसी एक पक्ष का खुलकर साथ नहीं दिया, बल्कि अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए अपने नेटवर्क और साझेदारियों को सक्रिय किया। जयशंकर की अबू धाबी यात्रा ने यह साफ कर दिया कि भारत अब केवल संकट में प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि संकट के बीच नया समीकरण गढ़ने वाला राष्ट्र बन चुका है। यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है क्योंकि हॉर्मुज़ में फंसे भारतीय जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही, यूएई के साथ नई एनर्जी डील और ईमेक कॉरिडोर की दोबारा सक्रियता पूरे क्षेत्र की राजनीति को नया आकार देने वाली है। यहीं से इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और निर्णायक चरण शुरू होता है। हॉर्मुज़ के आसपास तनाव भले ही कम नहीं हुआ हो, लेकिन भारत का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। जो जहाज कुछ समय पहले तक घेराबंदी के बीच फंसे हुए थे, अब उन्हें धीरे धीरे वैकल्पिक सुरक्षित कॉरिडोर की तरफ बढ़ाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में यूएई ने जिस तरह कोस्टल मॉनिटरिंग, पोर्ट सिंक्रोनाइजेशन और समुद्री सुरक्षा सहयोग दिया है, उसने भारत की रणनीति को नई ताकत दे दी है। यही वजह है कि अब अमेरिका भी समझ चुका है कि मिडिल ईस्ट के इस जटिल संकट में भारत को नजरअंदाज करके कोई स्थायी समाधान संभव नहीं है। ईरान के लिए भी यह स्थिति उम्मीद से बिल्कुल अलग साबित हुई।
उसे लगा था कि हॉर्मोज पर दबाव बनाकर वह भारत जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश को बातचीत की मेज पर अपनी शर्तों पर ला सकता है। लेकिन भारत ने यूएई के साथ मिलकर तेल और गैस सप्लाई के वैकल्पिक रास्तों को इतनी तेजी से एक्टिव किया कि दबाव का असर काफी हद तक खत्म हो गया। यही वह बिंदु था जहां ईरान को एहसास हुआ कि भारत अब सिर्फ एक खरीदार देश नहीं बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक संतुलन का बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। इस पूरी कहानी में पाकिस्तान की स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर होती चली गई। उसने सोचा था कि यूएई, ईरान और अपने रिश्तों के बीच बैलेंस बनाकर वह खुद को एक जरूरी मध्यस्थ की तरह पेश करेगा, लेकिन उसकी दोहरी नीति ने उल्टा असर किया। अबू धाबी को जब यह साफ दिखाई दिया कि संकट की घड़ी में पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, तब उसने भारत के साथ अपने संबंधों को और तेजी से मजबूत करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि अब यूएई और भारत की नज़दीकी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक झटका बन चुकी है। भारत और यूएई के बीच जो नया ऊर्जा और लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क बना है, उसका असर केवल मौजूदा संकट तक सीमित नहीं है। असली मास्टर स्ट्रोक यह है कि भारत ने इसी मौके पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी ईमेक को फिर से गति दे दी है। यह वही प्रोजेक्ट है जो आने वाले दशकों में ट्रेड, ऊर्जा और सप्लाई चेन की दिशा बदल सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे उनके पारंपरिक कॉरिडोर मॉडल पर सीधा दबाव बनेगा। यूएई के मंत्री शेख शकूद और भारतीय पक्ष के बीच बनी समझ ने यह साफ कर दिया है कि अब अरब देश भारत को केवल एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रणनीतिक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। हॉर्मोज में फंसे भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए यूएई ने अपनी कोस्ट गार्ड और पोर्ट अथॉरिटी को हाई अलर्ट पर रखा। यह केवल दोस्ती का इशारा नहीं बल्कि भरोसे की उस नई नींव का संकेत है जो आने वाले समय में पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। भारत की इस रणनीतिक जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी दूरदर्शी कूटनीति रही है। हमने यूएई के साथ रिश्ते केवल व्यापार तक सीमित नहीं रखे बल्कि टेक्नोलॉजी, पोर्ट सिक्योरिटी, डिजिटल कॉरिडोर और एनर्जी स्टोरेज तक उन्हें गहराई दी। आज वही निवेश संकट की घड़ी में भारत की सबसे बड़ी ढाल बनकर सामने आया है। यही वजह है कि ईरान जैसा प्रभावशाली देश भी भारत के जहाजों के खिलाफ किसी बड़े कदम से पहले कई बार सोचने को मजबूर है। अमेरिका ने भी इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा संदेश ले लिया है। उसे समझ आ गया है कि मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन अब पुराने तरीके से नहीं चलेगा। भारत की भागीदारी के बिना ना तो सप्लाई चेन सुरक्षित रखी जा सकती है और ना ही लंबे समय की शांति स्थापित की जा सकती है। यही कारण है कि अब वॉशिंगटन का रुख भी अपेक्षाकृत शांत दिखाई देने लगा है। भारत ने बिना किसी सीधी सैन्य बयानबाजी के अपने कूटनीतिक और आर्थिक प्रभाव से पूरा खेल पलट दिया। अब सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि ईरान को भी हॉर्मोज की घेराबंदी के नुकसान का एहसास होने लगा है। उसे समझ में आ रहा है कि भारत और यूएई ने जिस तेजी से वैकल्पिक रूट और रिजर्व सप्लाई मॉडल तैयार किया है, उससे उसकी पकड़ कमजोर पड़ सकती है। यही वजह है कि अब तेहरान बैक चैनल बातचीत के जरिए तनाव कम करने के रास्ते तलाश रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी जीत यह रही कि उसने इस संकट को सिर्फ खतरे की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह इस्तेमाल किया। यूएई के साथ बनी नई डील के तहत अब ऐसे स्थायी सप्लाई रूट्स पर काम हो रहा है जो हॉर्मोज पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करेंगे।